गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिलेक्शन अड्डा कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं पारस सर, रीजनिंग फैकल्टी। आज आपको एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपके पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में। ये होता क्या है और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर अपना वेन डायग्राम। हिंदी में बोलते हैं इसे वेन आरेख। डायग्राम्स का मतलब आरेख है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन इसमें सबसे पहले हम इसका पूरा ओवरव्यू लेते हैं कि है क्या, किस टाइप से हमें क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेन डायग्राम्स होते क्या हैं। सपोज देखिए, जैसे एक सर्कल है जिसमें मैं 40 स्टूडेंट्स ले रहा हूं जिन्हें मैथ्स पसंद है। सर्कल के अंदर मैंने उनकी वैल्यू ले ली है 40। सेम वे में ऐसे ही कुछ स्टूडेंट ले रहा हूँ, 20 स्टूडेंट हमारे इंग्लिश के लिए ले रहा हूँ। और सेम ऐसे ही मैं कुछ स्टूडेंट 30 ले रहा हूँ जो हमारे बायोलॉजी पसंद करते हैं। बहुत ध्यान से सब लोग समझिएगा। मैं एक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैंने एक ग्राफ बना रहा हूँ जिसमें 40 स्टूडेंट्स मैथ्स पसंद कर रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स इंग्लिश पसंद कर रहे हैं और 30 स्टूडेंट बायोलॉजी पसंद कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मैंने इनको एक रिप्रेजेंट किया है नंबर से। जैसे 40 स्टूडेंट है तो मैं इसे नंबर दे रहा हूँ 40 और एक ये सर्कल के अंदर इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। सेम वे में अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो 20 स्टूडेंट्स हैं जो एक सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और सेम बायो की भी बात करता हूँ जो 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे हमारे बायोलॉजी में। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर बाय अ डायग्राम। बाय अ डायग्राम, ये डायग्राम हो गया ना हमारा। चाहे सर्कल हो जाए, चाहे वो हम आप ऐसे लगा दीजिए रेक्टेंगल की फॉर्म में, चाहे आप ऐसे लगा दें स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी बॉक्सेस के द्वारा नंबर्स का, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ में आया? तो क्लियर सी बात है बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे ये 20 है, 20 अब मैं अगर इस बॉक्स में दिखा रहा हूँ तो ये 20 जो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेन डायग्राम कहलाता है। ऐसे ये 30 बायोलॉजी वाला भी। तो ये जो हमारे सर्कल्स हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर्स हो, ये सारे वेन डायग्राम की कैटेगरी में आते हैं। अब इसी से कोरिलेट क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, बना लीजिए। तो ड्रॉ करते हुए चलिए सब लोग और ध्यान से क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। देखते हैं अब जरा कि क्वेश्चन का वे क्या है। उससे पहले हम एक चीज़ और समझते हैं। जैसे ये मेरा एक और डायग्राम मैं ले रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करता हूँ। जैसे 40 अभी मैं मैथ्स की बात कर रहा था और 30 स्टूडेंट्स मैं इंग्लिश की बात कर रहा था और 20 स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं बायो की बात करता हूँ। जो ये अब इसमें हमें देखना है कि कुछ पोर्शन कहीं ना कहीं कॉमन हुआ है। तो ये जो कॉमन पोर्शन हुआ है इसे समझने की ज़रूरत है। ये कॉमन पोर्शन है क्या और कैसे इसमें हमारा क्वेश्चन वे बनेगा। तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन को समझने की ज़रूरत है कि ये जो पूरा पोर्शन होगा ये किसका होगा। ये तीनों का कॉमन पोर्शन है। तीनों का कॉमन पोर्शन है जिसे हम बोलेंगे मैथ इंटरसेक्शन बायो इंटरसेक्शन इंग्लिश। यानी तीनों का अगर मैं कॉमन पोर्शन की बात करता हूं तो ये पोर्शन होगा हमारा। ठीक है बच्चों। सेम वे में अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं, इस दिस वन, ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन हमारा डिफरेंट होता है। इसकी ये हो जाएगा ओनली मैथ्स और इंग्लिश का। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश की बात हो रही है। सही है। अगर मैं इस पूरे की बात करता, ठीक है, तो ये होता हमारा मैथ और इंग्लिश का। किसका होता है बेटा? पूरा मैथ एंड इंग्लिश। अंतर है, ये है ओनली मैथ एंड इंग्लिश और ये है मैथ एंड इंग्लिश। इसका मतलब समझिए, इसमें मैथ और इंग्लिश के साथ बायो भी आ रही है इस वाले पोर्शन में। सही है। लेकिन ओनली मैथ और इंग्लिश में बायो से कोई मतलब नहीं रहा, वो इसमें नहीं आ रहा। ठीक है। सेम वे में नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी पोर्शन आप देख सकते हैं। ये हमारा केवल तीनों का पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा ओनली मैथ्स एंड बायो।
ठीक है, और मैथ्स और बायो और ये इंग्लिश है, तो ये हो जाएगा ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर मैं इस पूरे पोर्शन की बात करता हूँ तो ये मैथ्स और इंग्लिश और बायो, सॉरी, ये इंग्लिश और बायो की बात हो रही है। अगर मैं इतने पोर्शन की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा इंग्लिश एंड बायो का, और अगर इतने पोर्शन की बात करता हूँ तो ये पोर्शन होगा ओनली इंग्लिश एंड बायो। तो ओनली और इंग्लिश एंड बायो का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे इंग्लिश और बायो आ रहा हो तो उसमें मैथ भी आ रही है, लेकिन अगर ओनली इंग्लिश और बायो आ रहा है तो उसमें मैथ नहीं आ रही है, जो कि होगा ये वाला कोर्स। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मैं और बात करता हूँ इस पोर्शन की, जो ये बचा हुआ पोर्शन, ये बात, ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, इसको भी आपको समझना है। तो अगर मैं ये देखूं, ये बायो का पोर्शन है तो ये केवल ओनली बायो का पोर्शन कहलाएगा, ओनली बायो। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये पोर्शन कौन सा कहलाएगा बच्चों, ओनली बायो का पोर्शन कहलाएगा। और सेम वे में ये भी पूरा पोर्शन जो होगा ओनली बायो का होगा, ओनली इंग्लिश, सॉरी। ठीक है, सेम वे में ये किसका होगा, ओनली मैथ। सारे पोर्शन हमने इसमें ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमसे कुछ भी पूछेगा आप बता देंगे। अब क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट लाइक करने वाले कितने लोग होंगे। तो एटलीस्ट वन का मतलब जितने भी आपके 1 वाले आएंगे, 2 वाले आएंगे, 3 वाले, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत सारे इसमें बनते हैं, तो जो आपको समझना है पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर है। ये तीनों का पोर्शन हो जाएगा, ये होगा ओनली मैथ्स एंड बायो का पोर्शन, ये हो जाएगा हमारा बायो और इंग्लिश का पोर्शन, ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश और मैथ का पोर्शन। ओनली वाला केस ये है और ये पूरा केस होगा। ड्रॉ करिए। हो गया, सभी बच्चे ध्यान से देख लें इसको हमें आगे देखते हैं। अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। टाइप 1 के क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखेंगे। टाइप 1 जो होगा, हमें डायग्राम अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या इसमें चीजें निकल के आती हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, जिसमें मैं नंबर ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन आपको बच्चों एग्जाम में भी मिलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कि आपको डायग्राम देके नंबर्स दे दिए जाएंगे, उससे रिलेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सपोज वो दे देते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर्स को। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सोल्जर्स को, और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बिजनेसमैन। ये तीनों चीजें आपको दी हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा नंबर होगा जो तीनों, मतलब जो डॉक्टर्स भी हो, सोल्जर्स भी हो और बिजनेसमैन भी हो, कौन सा नंबर उसे रिप्रेजेंट करेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा, 3। देखिए, अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये तीनों को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, कि वो तीनों में कॉमन आना चाहिए। अगर तीनों में कॉमन आ रहा है तभी वो नंबर तीनों को रिप्रेजेंट कर पाएगा, वरना वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि इसमें जो 3 नंबर है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, डॉक्टर्स, सोल्जर्स और बिजनेसमैन। तो क्लियर सी बात है, 3 ही एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे लोग बताओ जो केवल हमारे सोल्जर्स हो, केवल सोल्जर। तो आप क्लियर सी बात है, केवल सोल्जर होना, ओनली सोल्जर का मतलब कहीं और आना ही नहीं चाहिए। तो वो नंबर कौन सा होगा हमारा, 6 होगा। 6 और भी कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम बात करते हैं ऐसे लोगों का हमें नंबर बताना है जो केवल बिजनेसमैन हो। तो बिजनेसमैन, केवल बिजनेसमैन की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे जो सर्कल में आ रहा है, और सर्कल में जो आ रहा है, कोई सर्कल जो है केवल एक ऐसा नंबर है
ये वाला 1 जो किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहा है। तो जब 1 किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। यानी 1 नंबर ऐसा होगा जो केवल ओनली बिजनेसमैन को बता रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा हो। अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखिए 2 नंबर जो है सर्कल में आ रहा है और रेक्टेंगल में आ रहा है, ट्रायंगल में वो नहीं आ रहा है। तो सर्कल और रेक्टेंगल में आ रहा है तो सोल्जर और बिजनेसमैन होगा। क्या होगा, सोल्जर एंड बिजनेसमैन। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम 5 की बात करें तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही नंबर देख लेते हैं। तो केवल ट्रायंगल में आ रहा है ये, तो ये ओनली डॉक्टर होगा, डॉक्टर नहीं लिखेंगे, ओनली डॉक्टर। अब अगर आपसे कहते हैं इसी क्वेश्चन में कि हाउ मैनी डॉक्टर्स विच आर प्रेजेंट, तो मतलब अगर हम देखें डॉक्टर्स की बात करेंगे तो डॉक्टर तो पूरा हमारा ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो ट्रायंगल के जितने भी लोग होंगे 5, 3 और 4, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, जितना नंबर आएगा वो डॉक्टर्स होंगे। अब उसने उस पर कंडीशन लगा दी कि भाई वो डॉक्टर हो तो सोल्जर ना हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसी में 4 की बात करते हैं तो 4 क्या होगा, यही बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। 4 क्या है हमारा, तो 4 देखिए किस में आ रहा है, ट्रायंगल में आ रहा है और सर्कल में आ रहा है, रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है। तो ट्रायंगल और सर्कल में आ रहा है, यानी ये डॉक्टर जो होंगे बिजनेसमैन, डॉक्टर हु इज बिजनेसमैन। बात समझ में आ रही है, सारी चीजें ये क्लियर हो रही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें अभी हमसे इसमें क्वेश्चन ने पूछा कि कौन कौन से नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी क्लियर है। और अगर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जस्ट लाइक कि कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा डॉक्टर बिजनेसमैन को, तो अब भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए इसमें सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों टीचर्स को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायर भी आ जाता है, तो आप खुद देख के पहचान सकते हैं कि अगर फिगर में चारों साइड्स बराबर हैं तब तो वो स्क्वायर है, और अगर वो साइड्स को आमने सामने वाली बराबर दिख रही हैं जस्ट लाइक दिस, तो वो रेक्टेंगल होगा। उसे आप खुद पहचानेंगे क्योंकि फिगर में लिखा नहीं होता है, आपको खुद देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हाउस वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन इज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इस डायग्राम में आपको बताना है विच अल्फाबेट शोज टीचर हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, टीचर्स हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो बहुत ध्यान से देखना है, जो टीचर्स हों हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, बताएंगे। टीचर्स हो यानी सर्कल में आए, यानी सर्कल में तो वो पूरा ये वाला जो पोर्शन है ये
ये पूरा हमारा सर्कल का पोर्शन हो गया। और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जो ट्रायंगल में भी आ रहा हो इसके साथ, तो सी भी आ रहा है बेटा, बी भी आ रहा है, क्या डी आ रहा है, क्या ई आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर इन्होंने देखा जाए सी और बी, और रेक्टेंगल में कौन सा, रेक्टेंगल में जो है हमारा सी आ रहा है, बी नहीं आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये कहता है टीचर्स हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड बट नॉट हाउसवाइफ, तब तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि सी जो है वो हाउसवाइफ भी होगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, टीचर्स हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, बस इतना बोला है और कुछ नहीं बोला। तो सेल्फ एम्प्लॉयड तो बेटा ये देखो इन दोनों में आना चाहिए, सर्कल और रेक्टेंगल में, तो सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। आपका आंसर होगा बी कॉमा सी, बी कॉमा सी या बी प्लस सी, जैसा आपको ऑप्शन मिलेगा आप वैसा लगा देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता टीचर हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड बट नॉट हाउसवाइफ, नॉट हाउसवाइफ, अब वो हाउसवाइफ नहीं होना चाहिए, यानी रेक्टेंगल में ना आए, तो एक केवल एक ही नंबर अल्फाबेट बच जाता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से ये चीज क्लियर भी हो रही होगी। अब अगर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछे, लिखिए क्वेश्चन, हाउसवाइफ हु आर ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ हु आर also self-employed। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला सीन है और हाउसवाइफ होगा। तो आप देखिए जरा रेक्टेंगल के अंदर जो आ रहा है, पहले आप उसमें देखिए। तो हाउसवाइफ हमारा देखो एफ, ई और सी में से हो सकती हैं, लेकिन उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ट्रायंगल है। तो केवल आप ये देखिए, यानी हमारा रेक्टेंगल में आए और वो ट्रायंगल में आए और कहीं नहीं आना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, केवल एक ई ही ऐसा नंबर दिख रहा है, अल्फाबेट दिख रहा है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बात समझ में सभी को आ रही होगी। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ रहा कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जरा बताएंगे ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली टीचर्स। ये ध्यान रखिएगा, टीचर्स का तो पूरा सर्कल है। अगर आपसे कहता है हु रिप्रेजेंटेड टीचर्स, तो टीचर तो बेटा ए भी है, बी भी है, सी भी है, जी भी है। बट अगर ओनली टीचर्स की बात करते हैं कि वो और कुछ नहीं होना चाहिए, तो ओनली और टीचर्स में अंतर है, तो ओनली टीचर्स पूछेंगे, तो आपका आंसर होगा ए। जी, हाँ जी भी अलग है, जी भी साथ में है, ए और जी दोनों ही आंसर आपके रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा। और डी की बात करेंगे तो डी किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, डी तो केवल ट्रायंगल का, और कहीं आ ही नहीं रहा है, डी और कहीं आ ही नहीं रहा है, तो ट्रायंगल में आ रहा है, तो ट्रायंगल के लिए सेल्फ एम्प्लॉय, ओनली सेल्फ एम्प्लॉय। क्या होगा ये, ओनली सेल्फ एम्प्लॉय। बहुत आसानी से देखिए प्रश्न हो रहे हैं। और एफ की भी बात कर लेंगे तो एफ किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, ओनली हाउसवाइफ, ओनली जरूर लगाएंगे। ठीक है, सब लोग अच्छे से देखिए। अब बाकी नंबर तो सारे हम निकाल ही सकते हैं, ये टाइप तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी के साथ थोड़ा सा टाइप 2 को भी देखते हैं। टाइप मैंने डिवाइड कर रखे हैं वेन डायग्राम्स में, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। टाइप 1 तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको नंबर भी दिए जा सकते हैं, अल्फाबेट भी दिया जा सकते हैं, अपोजिट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, आप तीनों ही आराम से सॉर्ट आउट कर लेंगे। थर्ड जो सेकंड टाइप है इसका, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या आता है। अब क्वेश्चन में आपको डायग्राम्स मिल सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया है डॉक्टर, इसमें अपोजिट क्वेश्चन देंगे, इसमें आपको वर्ड दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा डायग्राम लॉजिकली फॉलो करेगा इस रिलेशनशिप। तो बहुत अच्छा और हाइपोथेटिकल टाइप का ये टाइप है, इसको समझना होगा और बहुत आसानी से इसे हम आपको बताएंगे। डॉक्टर, नर्सेस और ह्यूमन, विच डायग्राम लॉजिकली फॉलो दैट रिलेशनशिप। तो आप जरा इसको देखें, तो मैंने डॉक्टर्स, नर्सेस और ये, अब मैं इसमें डायग्राम्स बना रहा हूं। पहले ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी और ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको मिले हैं। देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम्स का प्रश्न है तो आपको ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन तो कैसा भी हो सकता है, ये हमारा अल्फाबेट पे के अकॉर्डिंग या फिर आपको सर्कल के अकॉर्डिंग या ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कैसा भी वो आपको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपको ये समझना है कि इसके लिए डायग्राम कौन सा फॉलो होगा डॉक्टर, नर्सेस और ह्यूमंस में। तो जरा देखें, इसमें 2 अप्रोचेस को आपको ध्यान रखना है, 2 अप्रोचेस रहेंगी। एक तो सबसे पहले यूनिवर्सल अप्रोच को रखना है। यूनिवर्सल अप्रोच का मतलब कि भाई जैसा होता है वैसा ही सोचना है, उसके अलावा कुछ और हमें नहीं करना। मतलब जैसे कोई चीज़ अगर है, ट्रू है, तो उसमें चेंज नहीं होने चाहिए और कुछ अपना दिमाग ऐसा नहीं लगाना कि हम अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तब वरना क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गलत। और दूसरी चीज़, इसमें हमेशा से ऑप्शन को एलिमिनेशन करना होता है। अगर आपने ये ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लिया तो क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो बहुत ध्यान से अगर हम देखें, डॉक्टर्स, नर्सेस और ह्यूमंस की बात करेंगे तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमन तो क्लियर सी बात है, डॉक्टर भी होंगे, नर्सेस भी होंगी, और ये सब किसके अंदर आएंगे? ह्यूमंस के अंदर आएंगे। जब ये ह्यूमंस के अंदर आएंगे तो पहली बात, ये ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि इसमें आप देखें तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बाहर जा रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये ह्यूमन है तो ह्यूमन के अंदर डॉक्टर आ गए, लेकिन नर्सेस बाहर हो रही हैं, तो कुछ पोर्शन क्या इनह्यूमन होगा? तो ऑप्शन एलिमिनेशन से क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन नंबर डी कभी भी आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आती है? क्योंकि कोई पोर्शन बाहर तो जाएगा ही नहीं, बिकॉज हमारा एक चीज़ ह्यूमंस आ गई है और ह्यूमन डॉक्टर और नर्सेस दोनों होते हैं। बात समझ में आ रही होगी। क्या इसी के साथ क्या सी आंसर हो सकता है? सी आंसर भी नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें भी एक चीज़ पूरी बाहर जाती हुई दिख रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए ये तो पोर्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों पोर्शन बाहर जा रहे हैं तो वो भी आंसर कभी हमारा नहीं हो सकता। सेम वे में अगर हम बात करें ए और बी, अब ए और बी में दोनों में ही आपको देखना होगा। ये थोड़ा सा देखने वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्लियर सी बात पता है कि डॉक्टर, नर्सेस और ह्यूमन, अगर मैं ऊपर डॉक्टर लेता हूं तो गलत है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर थोड़ी आएगा। अब हमें ऊपर ह्यूमन लेना पड़ेगा, यानी ह्यूमन के अंदर ही डॉक्टर और नर्सेस आएंगी। तो सेम वे में ह्यूमन हमने यहां भी ले लिया। अब आपको सोचना है कि भाई डॉक्टर और नर्सेस वाला सीन क्या हो सकता है? क्या ये आंसर होगा? क्या कुछ डॉक्टर नर्सेस हो सकती हैं? नहीं। कभी भी प्रोफेशन वाइज बात करेंगे तो नर्सेस का प्रोफेशन अलग होता है, डॉक्टर का प्रोफेशन अलग होता है। तो देखिए ये भी ऑप्शन हो गया हमारा खत्म। तो अब सीधा सीधा आंसर आपने निकाल लिया, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हमारी डॉक्टर हो जाएंगे और ये हमारे नर्सेस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ध्यान से, और बहुत इजी टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन वेन डायग्राम में ना गलत हो। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सीजीएल का, एसएससी सीजीएल में आया था। ये हमारा 2018 में भी आया है और इस टाइप का एक प्रश्न 2020 में भी देखा गया था। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वाइफ, सिस्टर और फीमेल, which diagram logically follow that relationship? Follow that relationship. ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, आप ट्राई करिए बच्चों कि क्या आंसर होना चाहिए। जो लोग क्लास लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करें बिल्कुल जल्दी से। स्पीड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, हमारे पास टाइम का भी देखना होगा, पेपर में टाइम भी लिमिटेड होता है। बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा इसका। वाइफ, सिस्टर और फीमेल के लिए कौन सा डायग्राम होना चाहिए? सबसे पहले तो वही यूनिवर्सल अप्रोच, सभी को पता है कि फीमेल के अंदर ही वाइफ आएगी और सिस्टर आएगी। ये बात सभी को क्लियर हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें ऑप्शन पहले एलिमिनेशन को हटा देना है। खत्म करिए। क्या आंसर ये हो सकता है
ये हो ही नहीं सकता। इसमें देख लिए वही बात हो गई, ये चीज आधी बाहर जा रही है, तो जब वो बाहर जा रही है तो इसका मतलब वो तो लॉजिकली फॉलो नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन बाहर जाएगा ही नहीं। वाई अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर ही वाइफ आएगी और सिस्टर आएगी, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें भी देखें कि कुछ पोर्शन इसमें बाहर जाता हुआ दिख रहा है जो कि लॉजिकली फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है। अब या तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है या ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है। इसमें आपको थोड़ा सा थिंक करने की ज़रूरत होगी। तो अगर हम देखें वाइफ सिस्टर ऑफ फीमेल की बात करेंगे, तो ये तो हमारा पूरा पोर्शन अगर फीमेल का हो जाता है, इसमें भी है इसमें भी है, बस अंतर क्या है कि इसमें कुछ पोर्शन कॉमन है, इसमें पोर्शन कॉमन नहीं है। क्या आंसर होना चाहिए बेटा, बताएंगे? ए या बी? बी। क्यों होगा बी? यस। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपना लॉजिकली दिमाग थोड़ा देखिए कि भाई ये जो दिया है मैंने वाइफ सिस्टर ऑफ फीमेल, जिसमें कुछ वाइफ क्या किसी की सिस्टर नहीं होती हैं, ये आपको क्लियर पता है कि भाई अगर मेरी वाइफ है कोई, तो हो सकता है वो किसी की सिस्टर भी हो। अगर एक भी है ना, मान लीजिए कि मेरी वाइफ ही किसी की सिस्टर है, तो वो सम के केस में जाती है, क्योंकि वो हो गई है कहीं ना कहीं। अगर वो हो गई है, ऐसा नहीं होता कि अगर वो सिस्टर है तो वाइफ नहीं हो सकती, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो क्लियर सी बात है, जैसा होता है वैसा ही हमें लेके चलना है कि अगर एक भी होगी तो वो कॉमन वाले पोर्शन में आएगी। तो आपका करेक्ट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी बच्चों ने ए आंसर लगा दिया था, पूरा सोचा नहीं था, जिस वजह से ये प्रश्न आपका गलत हो गया था 2018 में। वो काफ़ी बच्चों ने ये गलती करी है, तो इस गलती से दूर रहिए और बहुत ध्यान से देखिए, पूरा सोचिए, पूरा थिंक करेंगे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ठीक। इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी आता है जो सेम यही है, जिसमें मैं इसी पे बना देता हूँ। ऊपर लिखा होगा आपका हस्बैंड, वाइफ की जगह क्या आ गया? हस्बैंड आ गया। सिस्टर की जगह ब्रदर आ गया, जेंडर सबके, और फीमेल की जगह मेल आ गया। तो बेटा सेम यही क्वेश्चन है वो, और सेम यही क्वेश्चन है, तो क्लियर सी बात है आंसर भी सेम ही होगा। आंसर इसमें भी बी ही होगा, यानी ऊपर मेल हो जाएंगे, ये हस्बैंड हो गए और ये हमारे ब्रदर हो गए। क्लियर है? और ये बात से हमारा ऑप्शन भी क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, पेपर, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल। पेपर, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, दिस डायग्राम लॉजिकली फॉलो दैट रिलेशनशिप। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि पेपर, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल के लिए कौन सा डायग्राम फॉलो होगा। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया अब तो ये ए ऑप्शन दे रहा हूँ, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये हमारा एक डी ऑप्शन है। बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला। कैसे होगा बेटा सी वाला? सी तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा बेटा। देखो पेपर है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी क्या होता है? जिसके अंदर सारी हमारी यूज की चीजें, पेन, पेंसिल, कॉपी, पेपर, सब इसी के अंदर आते हैं। जब इसके अंदर आते हैं तो ये तो बात क्लियर हो गई कि कोई भी पोर्शन बाहर नहीं जाएगा, और जब वो बाहर नहीं जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाता है। सबसे पहला काम यही करना होता है इन क्वेश्चनों को, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इन द सेंस कि जो ऑप्शन हो नहीं सकता उसे हटाओ। अब बचे ए, बी या सी ऑप्शन। क्या ऑप्शन नंबर बी, सी हो सकता है हमारा? तो अगर हम देखें स्टेशनरी के अंदर पेन, पेंसिल, पेन और पेंसिल दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हमें पेपर और पेन पेंसिल को मिक्स नहीं करना है, कि ये नहीं कि कहीं कुछ पोर्शन पेपर का पेंसिल में आ रहा है या फिर हम लिख रहे हैं उस पर, वो चीज़ अलग है। इसमें आपको देखना है कि तीनों चारों चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं। तो पेन अलग है, पेंसिल अलग है, पेपर
अलग है, तो ये इससे लिंक नहीं करेगा, यानी ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। अब ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि कोई किसी के अंदर नहीं आ रहा है, स्टेशनरी के अंदर तीनों इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आंसर हमारा होगा पेन, पेंसिल, पेपर और स्टेशनरी के अंदर ये तीनों आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लॉयर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफी बहुत ध्यान से देखेंगे। टीचर्स और एजुकेटेड, which diagram logically follow that relationship? ये ऑप्शन है, एसएससी में 4 ही ऑप्शन आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लॉयर्स, टीचर्स और एजुकेटेड। क्या आएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे हो सकता है? लेकिन अच्छा, एजुकेटेड लोग कुछ लॉयर होंगे, यानी बाकी जो एजुकेटेड हैं, मतलब एजुकेटेड लोग कहाँ बीच में दे रहे हो, यानी बाकी जो टीचर्स हैं वो एजुकेटेड नहीं होंगे। तो ये थोड़ा थिंक करने वाला क्वेश्चन है। तो एक तो पहली बात तो एजुकेटेड के अंदर ही दोनों जाएंगे, ये आपको सोचने वाली बात है। टीचर्स का ऐसा पोर्शन हो ही नहीं सकता कि वो एजुकेटेड ना हो, और लॉयर्स का नहीं हो सकता, यानी जो पोर्शन बाहर जा रहा है वो तो खत्म कर दो एकदम, जो कि ऑप्शन नंबर बी को खत्म कर देता है। सही है। अब ऑप्शन नंबर ए भी हमारा देखो, कुछ पोर्शन बाहर जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही अंदर आएंगे। सही है। तो अब हमारा बचता है या तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो देखो सी और डी में क्या है, थोड़ा थिंक इसमें भी करना पड़ेगा। एजुकेटेड के अंदर लॉयर भी आ रहा है, टीचर भी आ रहा है, एजुकेटेड के अंदर लॉयर भी आ रहा है, टीचर भी आ रहा है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि लॉयर और टीचर, कुछ पोर्शन लॉयर का टीचर में भी आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, ओके, बट अगर मैं एलएलबी करा हुआ हूं तो वकालत भी कर रहा हूं, लेक्चर भी ले रहा हूं, और अपना लॉयर पे भी हूं मैं, तो क्लियर सी बात है दोनों पोर्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन होता है बेटा जो सबके साथ कॉमन हो सकता है, जस्ट लाइक डॉक्टर भी एक टीचर होता है, वो अपनी सर्जरी कर रहा है और सर्जरी करने के बाद उसी सर्जरी का अगले दिन लेक्चर दे रहा है। तो दैट इज द वर्क फॉर द ऑफ द टीचर। और लॉयर का वर्क भी यही है कि वो भाई अपना लॉयर में अपने एलएलबी के रिगार्ड्स के नोट्स को बच्चों को सर्कुलेट कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, और अपना वो कोर्ट हियरिंग भी कर रहा है। तो वो दोनों ही काम कर रहा है। तो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन होता है जो सबके साथ कोरिलेट हो सकता है। तो क्लियर सी बात है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको बहुत ध्यान से समझिए। वेन डायग्राम के क्वेश्चन बच्चों ज्योग्राफिकल बेस्ड भी आ सकते हैं, मैथमेटिकल बेस्ड भी आ सकते हैं। एक प्रश्न और उठाते हैं वो, और देखिए एक मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसको ये समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल्स, सेकंड है हमारा इक्विलेटरल, हाइपोटेनियस, इक्विलेटरल ही लेते हैं पहले, इक्विलेटरल ट्रायंगल और थर्ड लेते हैं परपेंडिकुलर ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ट्रायंगल। विच डायग्राम लॉजिकली फॉलो दैट रिलेशनशिप? ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है और परपेंडिकुलर ट्रायंगल की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। तो ट्रायंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएगा और परपेंडिकुलर ट्रायंगल भी आएगा। ये तो आपको सबको क्लियर होना चाहिए, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, पहले समझा रहा हूं आपको। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ऐसा ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड बराबर होती हैं, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है।
परपेंडिकुलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सही है बच्चों? तो जब एक ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा तो क्लियर सी बात है वो कभी भी हमारा तीनों साइड उसकी बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये अगर 90 हो गया तो ये एंगल कभी भी, तीनों एंगल जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं। इसमें एक एंगल 90 हो गया, ट्रायंगल सम 180 होता है, तो इनका तीनों एंगल 90 हो ही नहीं सकते। तो क्लियर सी बात है इक्विलैटरल ट्रायंगल कभी भी परपेंडिकुलर ट्रायंगल नहीं हो सकता। यानी परपेंडिकुलर ट्रायंगल अलग है और इक्विलैटरल ट्रायंगल अलग है। तो अगर हम देखें तो इसका डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक सर्कल के अंदर दो अलग अलग बॉक्सेस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सर्कल से ही कर दें, हो सकता है वो आपको ट्रायंगल ही दे दे, तो एक ट्रायंगल और बना दे, एक ट्रायंगल ऐसे बना दे, तो ये भी आंसर हो सकता है। ये तो फॉर्म है, वेन डायग्राम की फॉर्म जो ट्रायंगल पे सर्कल पे बेस्ड होती है वो कैसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की जगह लिख देते आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर है, तब वो भाई परपेंडिकुलर ट्रायंगल कुछ हो सकते हैं। कुछ परपेंडिकुलर ट्रायंगल भी आइसोसेलेस हो सकते हैं जिसमें दो साइड्स बराबर हो। क्योंकि ये 90 है तो ये 45 और 45 हो सकता है। तो अगर ये 45 होगा तो इनके सामने वाली साइड यानी ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। तो बराबर हो जाएंगी तो सम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर ट्रायंगल। तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये वाली फॉर्म। तो बेटा ये मैथ्स की फॉर्म है। देखिए मैथ्स की फॉर्म का भी क्वेश्चन आता है, इसमें साइंस का भी क्वेश्चन आता है, जीएस का भी क्वेश्चन आता है, सारे पोर्शन अच्छे से आते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज हम इसमें इतना ही रखेंगे। जितना भी आज हमने क्वेश्चन कराए हैं टाइप 1 के और टाइप 2 के, उतनी प्रैक्टिस आप बच्चों शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ और टाइप्स भी लूंगा और इसमें चाय कॉफी वाले क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कराए जाते हैं, उनको भी मैं दूंगा। तब तक के लिए सारे प्रश्नों को करते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखिए और पढ़िए और उसको शेयर भी कीजिए, जिससे आपको आने वाले जो भी मेरी क्लासेस होंगी उसका बेनिफिट भी मिलेगा और लोगों के पास हम अधिक से अधिक पहुंच पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।